चलिए जी, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, रिस्क पूलिंग को हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इट जस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री एंड कस्टमर सर्विसेज। कुछ भी नहीं कर रहा, रिलेशनशिप है नंबर ऑफ वेयर हाउसेज, जितने भी वेयर हाउसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन के, एक है, 10 हैं, 100 हैं या 1000 हैं, वहाँ पे इन्वेंट्रीज की पोजीशन क्या है, कितनी इन्वेंट्रीज हर वेयर हाउस में मौजूद है, और वो क्या किस किस्म की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर सर्विसेज लाइक के उनका रिस्पॉन्ड, उनका रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर हो। डिलीवरी टाइम की अगर हम बात करें, उसके बाद वो कस्टमर की तरफ से रिटर्न आ रहा है तो उसको क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, इस रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर तमाम किस्म की बातें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अच्छा जी, नाउ difference between centralization and decentralization warehousing system. Well, centralization and centralized and decentralized को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि centralized is like के एक centralized system है, मतलब वो कंट्रोल्ड हो रहा है, कंट्रोल वो हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है या वो मैनुअली उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम अब हमको उसको देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, हमें उसको देखना, डिसेंट्रलाइज के वो बिल्कुल ही मैनुअली वो चल रहा है, और उसमें कोई किसी की एक वेयर हाउस की दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अच्छा, द फर्स्ट पॉइंट इज safety, stock and average system inventory. After the firm moved towards fewer warehouses and a more centralized system, warehousing system, total safety stock and thus total average inventory level across the system are decreased. The magnitude of the reduction depends on the demand coordination in the various market areas. बेसिकली है क्या कि जब हमारे पास एक वेयर हाउसेस जब ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा की तरफ मूव करने लगती है, और अगर वो उसको सेंट्रलाइज सिस्टम में ना लेके जाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द थिंग्स। क्योंकि देखें, अब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है, अब सेंट्रलाइज सिस्टम होने के बाद हर ब्रांच का या हर वेयर हाउस का, जिसको हम कहें, वहाँ पर मतलब डेटा मौजूद है, तो वहाँ पर कितनी प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्रीज मौजूद है, सब कुछ है। मतलब ये एक स्टॉक की पोजीशन जो है, ये मतलब एक ये क्लियर हो रही होती है। स्टॉक की जो पोजीशन है वो क्लियर हो रही होती है कि कितना स्टॉक पीछे मौजूद है और कितनी की रिक्वायरमेंट है कि उसको मजीद प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा दिया जाए। रिस्पॉन्सिवनेस की अगर हम बात करते हैं कि कितना क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, कि वेयर हाउस सेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस डिलीवरी लीड टाइम्स इंक्रीजेस, increase the risk of late deliveries to customer and reducing the ability of organization to respond quickly to change in demand. अब सेंट्रलाइजेशन तो हो गई है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हो गई, बहुत सारे जो वेयर हाउसेज हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए, बट डिलीवरी टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब वेयर हाउसेज बढ़ना शुरू हुए तो ऑर्डर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो गए। एज वी टॉक अर्लियर के वेयर हाउसेज आर नॉट जस्ट द प्लेस टू कीप और स्टोर द थिंग्स, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। नॉर्मली तो हो ये रहा है कि ये एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी यूज किए जा रहे हैं। सो द थिंग इज, अच्छा, उसके बाद इंक्रीजिंग द लेट डिलीवरीज टू कस्टमर को डिलीवरीज लेट की जा रही हैं। अब एक और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि रिस्पॉन्सिवनेस इट्स अ की फैक्टर ऑफ सक्सेस। कि एक ये वाली जो एबिलिटी थी ना कि क्विकली रिस्पॉन्ड करना, ये ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी जो है रिड्यूस हो गई है। क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हम, मे बी हम रिस्पॉन्ड तो क्विकली उस सेंस में कर देंगे कि कस्टमर का ऑर्डर फौरी तौर पर रिसीव हो गया, फौरी तौर पर हमने रिसीव कर लिया, बट अब जो आगे के जो प्रोसीजर्स हैं जो उसको डिलीवर करने से पड़ना, ये मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो दैट्स अ डिसएडवांटेज फॉर मी
either centralized or centralization. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसी तरह से, जैसे डिलीवरी टाइम की हमने बात करी, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की भी बात आ गई कि किस तरह से जो है एक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। यू कैन सी किस as centralization increases, outbound transportation cost decreases as shipment must travel further to reach customers. अब मेरे को वेयर हाउसेस मेरे सेंट्रलाइज हैं, सेंट्रलाइज। अब मेरे को ऑर्डर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ऑर्डर को, और ऑर्डर को मैं डिलीवर करवा रहा हूँ। तो जो भी मतलब उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज होगा तो वो दैट्स अ वेरी हाई कॉस्ट आई बेयर। ठीक है, तो मतलब ये एक लॉस है। अब एक एरिया को मैं काम कर रहा था, बिजनेस तो मेरा कम था तो मेरी कॉस्ट भी बच रही थी। अब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इनबाउंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिक्रीजेस, वो किस तरह से? फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन हो रही है वो इकट्ठे ले लेके वेयर हाउस साइट पे आया जा रहा है, उसके बाद वहाँ से इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो है करके पैकिंग करके ऑर्डर को रिलीज किया जा रहा है। Overall impact on transportation cost depends on the specific warehouse location. ठीक है, ये तो मतलब हम करते हुए आ ही रहे हैं बात के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब डिपेंड इस बात पे कर रही होती है कि उसकी लोकेशन क्या है, उस वेयर हाउस की लोकेशन क्या है, द गुड्स स्टोर, द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइज। कॉस्ट बचाने के मुख्तलिफ तरीके के मतलब मेरे सप्लायर्स की लोकेशन क्या है, मैं वेयर हाउस मेरा किधर है, and the thing is कि what sort of transportation mean I utilized. Clear हो रही है मेरी बात? I travel on a bike, but today I plan travel on rickshaw. Obviously, my expenses were increased. ठीक है, clear है मेरी बात? अच्छा, वेयर हाउस सिस्टम ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर मैं बात करेंगे, सेंट्रलाइजेशन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज because there are fewer employees, less equipment and less maintenance cost. Obviously, मेरे एम्प्लॉयज कम से कम होगा जब भी टेक्नोलॉजी को मैं अपग्रेड करता हूँ, टेक्नोलॉजी को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये सबसे पहले मेरे पास मतलब पॉइंट जो मेरे पास आता है वो ये रेज होता है कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है मेरी डिक्रीज होना शुरू हो गई। क्यों? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है क्लियर मुझे बस? सर क्लियर आ रही है पर स्लो आ रही है। क्लियर आ रही है, हालांकि मैं तो जोर से बोल रहा हूँ। अब सही आ रही है आवाज? यस सर, अब ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जब सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज होती है तो उस वक्त क्या होता है कि मेरी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज यहाँ पे मेरे पास कम से कम होते हैं। तो हम जब भी बात करते हैं किसी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी जब भी कोई इम्प्लीमेंट की जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो जाती है। जो काम 5 लोग कर रहे थे वो काम 2 लोग कर रहे थे, यहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है। इक्विपमेंट्स का यूज लेस हो गया, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, सिस्टम के थ्रू हम काम कर रहे हैं, हेड ऑफिस से काम हो रहा है, हम बाकी हमको कुछ भी नहीं करना, तो बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी कम हो रही है, तो दैट्स अ बिगेस्ट बेनिफिट। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं आगे। वी हैव 3 अप्रोचेस टू वेयर हाउस। हमारे पास कुछ अप्रोचेस यहाँ पे लाई कर रही होती है वेयर हाउस की, तो हम उनकी बात करते हैं। द फर्स्ट इज स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKUs जो कहलाते हैं, मतलब एक किसी भी प्रोडक्ट का एक पीस या यूनिट उसका वो हमारा SKU कहलाता है। लाइक यू कैन सी है कि ऑल ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट लाइक राउंड नेक टी शर्ट। अब इसमें देखिएगा कि बाइफर्केशन लाइक डिफरेंट कलर्स आर आइडेंटिफाइड बाय UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, यूजुअली यूज्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स। अब बाइफर्केट किया जा रहा होता है
आपके लाइक कलर्स हो गए, साइजेस हो गए, डिजाइन हो गए, राउंड नेक्स, लेकिन इसमें डिफरेंट जो वैरायटी मौजूद है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा होता है, यूपीसी, जो कि कहलाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, जो कि बार कोड्स टाइप के जो कार्ड्स लगे हुए होते हैं, जो टैग्स लगे हुए होते हैं, इसके अंदर होते हैं, इसके थ्रू में आइडेंटिफाई कर रहा होता हूँ, यूजुअली फॉर ये यूज फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर। अब किसी को याद है रिप्लेनिशमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट हमने डिस्कस किया था, याद है रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब था? बहुत सिंपल है यार, पूरा करना ना, तो ऑर्डर को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है ना रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर, फुलफिल द ऑर्डर। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो था सर, सॉरी, मुझे आपकी आवाज रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, रिप्लेनिशमेंट। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच देखिए में। देखिए देखिए रिप्लेनिशमेंट बेसिकली क्या है कि मतलब रिप्लेनिशमेंट, यस सर, कंप्लीट। रिप्लेनिश बिल्कुल मुकम्मल करना, कंप्लीट करना, रिप्लेनिशमेंट इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने ऑर्डर्स पूरे कर रहा होता हूँ, तो मैं उस वक्त इस चीज तरह से अपने ऑर्डर्स को बाइफॉर्गेट कर रहा होता हूँ कि डिफरेंट कलर्स हैं, एक कलर्स की सारी लॉट, दूसरा कलर की सारी लॉट, उसके साइजेस बेसिकली। अब इस बात से अंडरस्टैंड करें कि दैट्स द ब्रेकिंग बल्ब, ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन है, ये ब्रेक डाउन कर रहा हूँ मैं कि मैं डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट साइजेस को, ठीक है, और हाउ कुड आई आइडेंटिफाई दीज प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, यूपीसीस, ठीक है, या और इस तरह से मैं अपने ऑर्डर की रिप्लेनिशमेंट कर रहा होता हूँ, उनको कंप्लीट कर रहा होता हूँ। अच्छा, जॉब लॉट स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, मैं आसान अल्फाज में इसको बताता हूँ। बेसिकली ये क्या है कि या तो मतलब इसमें देखिए दो किस्म की कंडीशन है जॉब लॉट स्टोरेज के अंदर, मेरे पास दो किस्म की कंडीशंस हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि यूज फॉर सीजनल ऑर्डर्स, लाइक आई एम लाइक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि आई एम वर्किंग इन द गारमेंट सेक्टर, ठीक है, और आई एम वर्किंग ऑन द लेदर गारमेंट्स और द वूलन गारमेंट्स। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इस सीजन में कि जब मतलब जैसी मौसम अभी वेदर है, आप कोई इस वक्त मुझसे वूलन गारमेंट्स या लेदर गारमेंट्स परचेज करेगा? नो, नो सर। नो वन, नो वन। तो अब है क्या कि मैं सीजन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, सीजनल प्रोडक्ट्स। तो अब मैं उस सीजनल प्रोडक्ट्स, अब मैं उन सीजनल प्रोडक्ट्स को स्टोर भी तो करना होगा ना। लाइक विंटर आ गया, विंटर में अब मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, मैंने उसकी कलर जितना सेल हुआ हुआ, बाकी मैंने वेयर हाउस में सेव कर दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, उसके बाद एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करता था, मेरे कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर आया। देखिए, यू कैन सी द एग्जांपल हियर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि गारमेंट्स, टॉवल्स एंड सॉक्स ऑर्डर ऑफ वन कस्टमर आर स्टोर्ड टुगेदर। ये एक कस्टमर की तरफ से मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आया, मैं उसका ऑर्डर एक जगह पे गैदर करूंगा और उसके बाद उसको डिलीवर करूंगा। और वो गैदर कहाँ पर होगा? वो वेयर हाउस में गैदर। एक कस्टमर का ऑर्डर था। यहाँ पे हमने बात करी थी बाइफॉर्केशन की, वो क्यों करी थी? क्योंकि वन प्रोडक्ट बट मल्टीपल वेराइटीज, कलर्स, साइजेस, बट हियर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स भी आ गए, टॉवल्स भी आ गए, सॉक्स भी आ गए। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने जो बताई आपको कि सीजनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, सीजनल ऑर्डर्स जो होती हैं। अच्छा जी, क्रॉस डॉकिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे डॉक की मैंने आपको बात बताई थी कि डॉक हमारे वो होते हैं जहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स वगैरह को लोड ऑफलोड कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब हम इसी को देखते हैं कि एज पर स्टोर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट इज नॉट एक्चुअली वेयर हाउस्ड इन द फैसिलिटी, इंस्टीड इन यूज टू house a process where truck from suppliers arrive and unload large quantities of different goods.
देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोर रिक्वायरमेंट. आई जस्ट रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया और फ्रॉम द इम्पोर्टर. ठीक है, मैं रिटेल बेस्ड अगर बिजनेस की बात करूँ तो देयर इज नो नीड ऑफ वेयर हाउस. आई जस्ट लोड दैट shipment. I just load that shipment and on the truck or any transportation mean which I use and deliver it to my customer. ठीक है, मतलब I mean to say that कि it's not necessary कि मुझे हर हालत में warehouse की requirement हो. It might be possible मैं यहाँ पर मुझे नहीं है requirement, मैं सिर्फ ले रहा हूँ माल और आगे बेच रहा हूँ. I can save my warehouse cost. मैं ये भी तो कर रहा हूँ. मेरी बात समझ में आ रही है? नो सर, ये क्रॉस डॉकिंग नहीं समझ आया. देखिए क्रॉस डॉकिंग का मैंने क्या बताया कि इट्स नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि वेयर हाउस फैसिलिटी मेरे पास हो. मैं वेयर हाउस कोई नहीं है मेरे पास. मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई अपने घर का रूम या एक जैसे कह सकते हैं कि एक पोर्ट वाला एरिया ही मैं यूज कर रहा हूँ. मैं वहां से ऑर्डर को रिसीव कर रहा हूँ, मैं शिपमेंट ले रहा हूँ एंड आफ्टर दैट मैं उसको अपने कस्टमर तक डिलीवर कर रहा हूँ. मैं अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूँ. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हर दफा मेरे पास वेयर हाउस की फैसिलिटी भी मौजूद है. मैं उसको सिर्फ लोड कर रहा हूँ ट्रक्स पे और उसको आगे लेके जा रहा हूँ. अच्छा, उसके बाद मैं जो लार्ज क्वांटिटीज हैं उनको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ब्रेकिंग बल्क कर रहा हूँ, उनको स्मॉलर लॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ. Smaller lots of different products are recombined according to the needs of day and quickly loaded onto the outbound trucks. मेरे पास जो लार्ज क्वांटिटीज आई मैंने सेम डे में ही उसको ब्रेक डाउन किया और आफ्टर दैट उसको फिर आगे डिलीवर कर दिया. अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने बात करी कि प्रोडक्ट इज नॉट एक्चुअली वेयर हाउस्ड इन द फैसिलिटी. उसकी वेयर हाउस फैसिलिटी यूज नहीं की गई, उसकी जगह कोई ऐसा प्लेस या कोई ऐसा टेम्परेरी रूम या कोई इस तरह का एरिया यूज किया गया जो कि वेयर हाउस के तौर पे यूज नहीं किया था, टेम्परेली यूज किया गया. मतलब दैट इज जस्ट यूज फॉर द लोडिंग एंड द अनलोडिंग ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद उसको फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू या आउटबाउंड ट्रक्स के थ्रू कर दिया गया. आउटबाउंड मींस कि मेरे पास से निकल के कस्टमर की तरफ जा रहा है. इनबाउंड क्या है कि मेरे फैक्ट्री एरिया से मेरे वेयर हाउस की तरफ जा रहा है. तो ये एक डिफरेंस इसका है, इसको याद रखिएगा. अच्छा, क्रॉस डॉकिंग की हम बात करते हैं तो रिसीव, ब्रेक डाउन, रीपैकेज, डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन और फिनिश प्रोडक्ट्स टू कस्टमर वेयर हाउस. Today's warehouse are more correctly referred to as distribution center. ठीक है, जो हमने अभी पीछे बात करी थी तो वो क्या था, हमारा क्रॉस डॉकिंग है कि जहाँ पे मैं रिसीविंग कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, यानी ब्रेक डाउन द लार्जर शिपमेंट्स इनटू द स्मॉलर लॉट. मैं लार्ज लॉट्स को स्मॉल लॉट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ये मेरा ब्रेकिंग बल्क है, मैं इसको ब्रेक डाउन कह सकता हूँ. अच्छा, उसकी मैं रीपैकेजिंग की बात कर रहा हूँ, मैं रीपैकेजिंग कर रहा हूँ उसकी. जैसे मैंने बताया था कि आई इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम चाइना और एनी अदर कंट्री एंड गिव इट माय नेम और मैं अपने ब्रांड नेम से उसको बेच रहा हूँ. तो ये एक उसकी रीपैकेजिंग हुई. डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर तक चली गई. तो ये तमाम मेरी क्रॉस डॉकिंग कहलाती है. जबकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आजकल वेयर हाउसेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं कि वहीं से जो है सेलिंग भी की जा रही है, कस्टमर आ रहा है, खुद ही ले रहा है और चला जा रहा है. मतलब नॉर्मली इस तरह से भी हो रहा होता है, अच्छा जी, जस्ट इन टाइम वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं, जस्ट इन टाइम a commitment to customer and service quality.
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब कस्टमर्स के साथ कमिटमेंट और सर्विस क्वालिटी के एस्पेक्ट से अगर बात की जाए कि इफ़ आई कमिट माई कस्टमर टू डिलीवर यू विद इन 5 or 7 वर्किंग डेज, देन आई हैव टू डिलीवर इट इन टाइम। सर्विस क्वालिटी की बात आ गई, माई एटीट्यूड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर सेल्स जो बात की जा रही होती है कि मतलब उसके बाद जाहिर सी बात है कि सेल्स साइड वो कंप्लेन ले रहा है या प्रोडक्ट को ले रहा है किसी कंप्लेन की वजह से, तो अब दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको चेंज करके दूं या उसको जो भी फॉल्ट है उसको दूर करके उसको मैं वापस करूं। तो यू कैन सी कि क्या कहता है कि warehouse employees must perform warehouse activities so as to meet the requirements of their inbound and outbound suppliers and customers. ठीक है, warehouse employees must perform warehouse activities. ठीक है, वो जो warehouse की जो भी activities है कि उसके शेल्फ की सेटिंग करना या जो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली रखना, वो इनबाउंड और आउटबाउंड कस्टमर्स की और सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, रिड्यूस लॉट साइजेस एंड शिपिंग क्वांटिटीज की अगर बात की जाए कि इनबाउंड और आउटबाउंड शिपिंग क्वांटिटीज आर लाइक टू बी स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट कंटेनिंग मिक्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिक्वायरिंग मोर हैंडलिंग। ठीक है, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में अगर एक ऑर्डर है तो उसकी हैंडलिंग की भी उसी हिसाब से की जा रही है। इनबाउंड और आउटबाउंड के मतलब फैक्ट्री टू वेयरहाउस एंड वेयरहाउस टू कस्टमर या कस्टमर गोडाउन या हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर गोडाउन, जो भी हम अगर बात करें तो मतलब एक लॉट साइजेस को रिड्यूस किया जा रहा है, शिपिंग क्वांटिटीज को इसमें देखा जा रहा है कि कितनी है। अच्छा, ग्रेट emphasizes on क्रॉस डॉकिंग। अच्छा, वेयरहाउस एम्प्लॉयज मस्ट रिसीव शिपमेंट एंड मिक्स दीज क्विकली इनटू ऑनगोइंग शिपमेंट। अब क्या हो रहा है देखें यहाँ पे कि अब जो मुझे रिसीव हो रहा है, जब यहाँ पे वही फीफो लीफो वाली बात आ गई कि जो उनको रिसीव हो रही है न्यू शिपमेंट, वो जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है वो उसके साथ उसको मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, आउट गोइंग शिपमेंट की बात आ रही है तो इट मीन्स दैट कि ये शिपमेंट्स बाहर निकलने वाली है, निकलने वाली मुराद ये कि कस्टमर तक जाने वाली है, तो वो उसके साथ उसको मिला के जिन जिन कस्टमर्स की उन सब कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे। अच्छा, फार फ्यू इसकी हैंडलिंग की भी फिर बात आ रही होती है। फार फ्यूअर गुड्स विल बी स्टोर्ड फॉर एनी एप्रिशिएबल टाइम। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको मतलब एक टाइम तक रोका जा रहा होता है या वो रुक जाती हैं किसी वजह से, एंड एवरेज वेयरहाउस इन्वेंट्री लेवल विल डिक्रीज। सीधी सी बात है कि जब मेरे पास इस वक्त 100 प्रोडक्ट्स मौजूद थी, मैंने 10 डिलीवर कर दी तो मेरे पास 90 रह गए, तो इट मींस कि मेरा स्टॉकिंग लेवल नीचे हो गया, इन्वेंट्री लेवल मेरा डिक्रीज हो गया। अब पीछे से मजीद जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो मेरा इन्वेंट्री लेवल दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएगा, while the number of stock keeping units will increase. चलिए, इंक्रीज ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं कि टू इम्प्रूव handling speed and reliability, more warehouse activities will become automated from scanner, barcode, computer tracking system to automated storage and retrieval। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग डिफरेंट मार्ट्स में और ये सुपर मार्केट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे जब हम बिलिंग पे खड़े होते हैं तो वो यूं करके एक देखता है या किसी मशीन टाइप की होती है, उसके ऊपर आगे प्रोडक्ट को करता है, टू करके आवाज़ आती है और वो उसकी तमाम डिटेल्स आ रही होती हैं। तो बेसिकली व्हाट इट इज, ये बारकोड रीडर, बारकोड रीडर। तो हम अब ऑब्वियसली अपने वेयरहाउस में जहाँ हमारे पास लाखों को हज़ारों की तादाद में इन्वेंट्रीज मौजूद हैं, तो हम ऑटोमेटिक सिस्टम के बगैर हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो एक लॉट साइज उसका और उसके बाद फिर तमाम उसके कलर डिज़ाइन, उसके बाद जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, ये तमाम जो है उस सिस्टम पर सेव होती है और ये तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास बारकोड के थ्रू आ रही है। अच्छा जी, इंक्रीज असेंबली ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं
कि as more firm implement JIT combined with mass customization work, warehouse will be called upon to perform final assembly operation to meet specific customer requirement. This will change the skill requirement. अच्छा. This will change the skill requirement of warehouse employees along with equipment requirements. Basically क्या है कि assembly operations यानी assemble करना, इन ऑपरेशंस को इंक्रीज किया जा रहा है. नॉर्मली अगर हम अपनी मार्केट की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है. तो हो क्या रहा है कि जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो मास कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहा है. जो वेयर हाउसेज हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वेयर हाउसेज आर मोर likely the place where you assemble or package your product. It's not just to store the products. तो फाइनल असेंबली ऑपरेशंस के लिए मुझे वहाँ पे उतनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के मेरे पास वहाँ पे इतने स्किल्ड लोग मौजूद हो, मेरे पास जो इक्विपमेंट्स या जो भी एक जिसे कहते हैं कि एक रिक्वायरमेंट है मशीनरी की, वो वहाँ पे मौजूद हो ताकि हम अपने उन ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकें. ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम यहीं पे रोक रहे हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. कोई किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं. मैं इस लेक्चर को आप लोगों के ग्रुप पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आज ही. और बेहतर है कि रिव्यू चीज़ों को करते रहें. कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं. सेकंड थिंग इज के मैं बात कर रहा था, स्टार्ट में मैंने बात की थी प्रेजेंटेशंस के हवाले से कि हम लोगों को पता नहीं है कि हमारी ये क्लासेस ऑनलाइन कब तक चलेंगी. 20th जून आप लोगों का सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है. 21 जून से आप लोग फाइनल पेपर्स हैं. तो उससे पहले पहले हमको तमाम अपने जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर क्विज़ेस भी आ गया, साइड आपकी प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स वगैरह आ गए. तो प्रेजेंटेशन आप लोग यहीं पे जूम पे ही देंगे अगर हम लोग की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं. और जो आप लोग के ग्रुप्स बन चुके हैं वही ग्रुप्स और वही आप लोगों के टॉपिक्स रहेंगे. वन बाय वन आप लोग आके अपने अपने मतलब जो भी पार्ट आप लोगों का है उसको आप लोग प्रेजेंट करेंगे. जूम पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मौजूद है, आप लोगों को पता होगा इसका. और सेकेंडली ये कि रिजल्ट्स आप लोगों के इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में ही, 1-2 दिन में मैं कर देता हूँ. फाइनलाइज तकरीबन हो गए हैं, कुछ 2-3 चीज़ें उसके अंदर रह गई हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा रिजल्ट भी आप लोगों का. अच्छा, अब एक स्टूडेंट कोई ये कर लेंगे, जो अटेंडेंस की लिस्ट में हमारे साइड में आ रही है पार्टिसिपेंट्स की, इसका ज़रा एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें. ओके सर. जिन लोगों का टॉपिक वेयर हाउस है वो इससे बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं. लॉजिस्टिक्स का जिनका टॉपिक है वो भी इसको जो है वो ले सकते हैं हेल्प इससे. और जिसको कोई भी कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, वो बिल्कुल मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है. फ्रीली मुझसे बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. सर आप लॉजिस्टिक का टॉपिक मजीद क्लियरली मतलब मजीद डिटेल में बताएंगे? जी बिल्कुल. हमारा एक लोगों का एक अभी लॉजिस्टिक्स का बिल्कुल रहता है, उसको इंशाल्लाह हम अभी कवर करेंगे. और क्योंकि सर हमारा टॉपिक लॉजिस्टिक है ना, इस वजह से. हाँ बिल्कुल. हम लोग एक लॉजिस्टिक्स का भी टॉपिक हम करेंगे. प्रोक्योरमेंट का हमारा टॉपिक रह गया. बेसिकली हम लोगों की वैसे तो रेगुलर में 3 क्लासेस रह गई हैं, बट हमको एक मेकअप भी अरेंज करनी पड़ेगी अब, ताकि हमारे टोटल 15 सेशंस जो हैं पूरे हो जाएं. बस थैंक यू सो मच. सर ये प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट कब तक प्रेजेंटेशन कब होगा और असाइनमेंट कब सबमिट करवाना है? ये प्रेजेंटेशंस आपकी लास्ट क्लास में होगी. मैं आपको मजीद कंफर्म कर दूंगा डे और टाइम.
और आप लोग मुझे जो रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करवाएंगे, सेवेंथ ऑफ जून तक मुझे अपनी आप लोग रिपोर्ट्स को सबमिट करवा देंगे, ठीक है। 7 जून तक आप अपनी रिपोर्ट्स को मुझे सबमिट करवा दीजिए और उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। क्लास किसी वक्त भी ये सेशन क्लोज हो सकता है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर ज्वाइनिंग टुडे। विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे। रिव्यू करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।